हिमालय की अद्भुत गोद में बसा, दुनिया के सबसे ऊंचे शिखरों से घिरा एक ऐसा देश जिसकी पहचान वीर गोरखाओं, प्राचीन मंदिरों और एक अटूट संघर्ष से बनी है। यह कहानी है नेपाल की, एक ऐसी धरती की जो कभी दुनिया की एकमात्र हिंदू राष्ट्र थी और आज एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है। लेकिन यह सफर आसान नहीं रहा। शाह वंश के शासन से लेकर राणाओं के दमन तक, नरेश के एक छत्र राज से लेकर माओवादी विद्रोह और गणतंत्र तक, नेपाल का इतिहास शक्ति, धर्म और जनता के अधिकार के लिए एक लंबा संघर्ष है। आज हम इसी संपूर्ण यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। नेपाल का इतिहास बेहद पुराना है। हिंदू पौराणिक कथाओं में यहाँ की भूमि को जनकपुर कहा जाता था, जहाँ की राजकुमारी सीता का विवाह भगवान राम से हुआ। ईसा पूर्व 563 में लुम्बिनी में एक राजकुमार ने जन्म लिया जो आगे चलकर भगवान बुद्ध बने और पूरी दुनिया को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। लेकिन समय बदला। किरात, लिच्छवी और मल जैसे वंशों ने यहाँ पर शासन किया। मल राजाओं ने काठमांडू घाटी को 3 हिस्सों काठमांडू, भरतपुर और पाटन में बांट दिया। आज भी इन शहरों के दरबार स्क्वायर उनकी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। 18वीं सदी में एक महत्वाकांक्षी राजा पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा की एक छोटी सी रियासत से अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने एक एक करके सभी छोटे बड़े राज्यों को जीतकर 1768 में नेपाल को एकीकृत किया। उन्होंने नेपाल को 2 बड़े पत्थरों, भारत और चीन, इसके बीच की तरह एक कठोर देश बताया। यहीं से शाह वंश की शुरुआत हुई। लेकिन शाह वंश का शासन ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1846 में एक महत्वाकांक्षी युवा जंग बहादुर राणा ने कोत पर्व नामक एक खूनी संघर्ष में सभी प्रमुख राजनीतिक और सैन्य फिगर्स का सफाया कर दिया। उसने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां पद वंशानुगत तौर पर राणा परिवार में ही चलता था। अगले 104 साल नेपाल के इतिहास के सबसे अंधेरे दौर बने। राणा शासक विलासिता और ऐश्वर्य में डूबे रहे, जबकि आम जनता अशिक्षा और गरीबी में जीने को मजबूर थी। शाह राजा तो थे, लेकिन सिर्फ नाम के। असली ताकत राणाओं के पास थी। उन्होंने देश को बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह काट दिया, लेकिन आग को दबाया नहीं जा सकता। 1950 के दशक तक भारत की आजादी और डेमोक्रेटिक आइडियल से प्रेरित होकर नेपाल में भी असंतोष की आवाजें बुलंद होने लगी। 1951 में तत्कालीन शाह राजा त्रिभुवन के नेतृत्व में और भारत के सहयोग से राणा शासन का अंत हुआ। नेपाल ने लोकतांत्रिक शासन की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया, लेकिन यह लोकतंत्र नाजुक था। 1960 में राजा महेंद्र ने एक तरफा तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और पंचायत व्यवस्था लागू की, जो वास्तव में राजशाही का ही एक और रूप था। देश फिर से एक व्यक्ति के शासन में चला गया। 1980 और 1990 का दशक दुनिया में बदलाव का दौर था। 1990 में एक शक्तिशाली जन आंदोलन हुआ, जिसने राजा वीरेंद्र को संवैधानिक राजशाही को बहाल करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर से लोकतंत्र आया, पर यह लोकतंत्र भ्रष्टाचार, अस्थिरता और गरीबी से जूझ रहा था। इसी निराशा ने 1996 में एक और भयानक संघर्ष को जन्म दिया, माओवादी जनयुद्ध। एक कम्युनिस्ट गुट ने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया, जिसका लक्ष्य था नेपाल को लोकतांत्रिक गणतंत्र से हटाकर एक कम्युनिस्ट गणराज्य बनाना। 10 साल तक चले इस गृह युद्ध ने लगभग 17,000 से अधिक लोगों की जानें ले ली। 2001 में एक और दुखद घटना हुई। राज परिवार में हुई एक हत्या में राजा वीरेंद्र और उनके पूरे परिवार की मौत हो गई। इसने साजिश के सिद्धांतों को जन्म दिया और राजशाही की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। 2006 में संसद को भंग कर चुके राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ एक और शक्तिशाली जन आंदोलन हुआ। इस बार माओवादी और पारंपरिक राजनीतिक दलों ने मिलकर राजा के खिलाफ आवाज उठाई
संघर्ष विराम हुआ। 2008 में ऐतिहासिक संविधान सभा के चुनाव हुए और 28 मई 2008 को नेपाल ने आधिकारिक तौर पर खुद को एक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित कर दिया। 240 साल पुरानी राजशाही का अंत हो गया। लेकिन शांति की राह आसान नहीं थी। नया संविधान बनने में सालों लग गए। 2015 में एक भयानक भूकंप ने पूरे देश को हिला दिया और भारत के साथ सीमा विवाद जैसे काला पानी, लिपुलेख जैसे मुद्दों ने राष्ट्रवादी भावना को उभारा। राजनीति अस्थिर रही, प्रधानमंत्री बदलते रहे, गठबंधन बनते बिगड़ते रहे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का विलय और फिर विभाजन, यह सब नए गणतंत्र की चुनौतियां थी। और आज के दिन आखिरकार नेपाल कहां खड़ा है? तो नेपाल अभी भी अपनी राजनीतिक पहचान की तलाश में है। हाल के वर्षों में सरकारें बदली हैं, नेता बदले हैं, लेकिन जो मेन इशू है, आर्थिक विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार से मुक्ति और एक मजबूत संवैधानिक ढांचा, ये आज भी मेन मुद्दा बने हुए हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अपनी भागीदारी और भारत के साथ पुराने रिश्तों के बीच संतुलन बनाना नेपाल की विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। युवा पीढ़ी जो दुनिया से जुड़ी हुई है, वह तेजी से बदलाव चाहती है। वह रोजगार, अवसर और एक स्थिर सरकार चाहती है। नेपाल की यात्रा अधूरी है। यह एक ऐसा देश है जिसने हिमालय जैसे मजबूती से तानाशाही, गृह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इसकी ताकत इसके लोगों के लचीलेपन में है। भविष्य क्या लेकर आएगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतिहास गवाह है कि नेपाल और नेपाली लोगों ने हमेशा अपने अधिकारों और गौरव के लिए संघर्ष किया है। नेपाल सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक भावना है, संघर्ष की, विजय की और हिमालय जैसे अटल विश्वास की।